हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी टेट के एग्जाम की, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रीवियस ईयर एग्जाम की सीरीज में हम लगभग हर एक टीचिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखेंगे ताकि आपको मदद मिले। तो आज है सी टेट का पेपर जो हम देखने वाले हैं। इसके अलावा यूपी टेट, एस टेट, रीट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, हम सभी एग्जाम्स को यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके का एग्जाम आता है। और हर एक एग्जाम्स की क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम आप दे रही हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये पेपर 1 है, पेपर 2 भी हम जल्दी लेकर आएंगे। तो पेपर 1 के लिए ये है बुकलेट नंबर आई, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आई बुकलेट नंबर है और ये टेस्ट बुकलेट हम देखते हैं यहाँ पर। तो हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ही पोर्शन देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश भी। तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो हम लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों ही देखने वाले हैं। तो ओएमआर शीट बेस आपका पेपर होता है। आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट का ही आपको यूज करना होता है। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 150 आपके पर्सन होते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपका 5 हिस्सों में बटा होता है। हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं। तो टोटल 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। पहला पार्ट है हमारा बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 क्वेश्चंस इसके आते हैं। सेकंड है आपका मैथमेटिक्स। थर्ड नंबर पे आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। फोर्थ नंबर पर आपका लैंग्वेज 1 और फिफ्थ नंबर पर आपका होता है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे आपको अपना पोर्शन जो है करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी की है तो आप 91 से 120 वाली हिंदी करेंगे और 121 से 150 वाली इंग्लिश करेंगे। आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 हिंदी है, तो आप 91 से 120 वाली इंग्लिश करेंगे और 121 से 150 वाली हिंदी करेंगे। इस तरीके से आपको करना होता है। पार्ट 4 में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज 1 के, और पार्ट 5 में भी आपके 30 क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज 2 के। बस आपको ध्यान रखना होता है कि आप सही भरे। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, आपका रोल नंबर, यहाँ पे अंकों में, शब्दों में, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर, कैंडिडेट के सिग्नेचर, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर, इस तरीके से होते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना पार्ट। फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही मीडियम्स के क्वेश्चन हैं, तो आप जैसे भी जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं और आंसर अपना लगा सकते हैं। राइट, पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? Which one of the following statement is true about the role of heredity and environment? ऑप्शन 1 है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बी, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित होती है। सी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकता है। या डी, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे क्लियर क्लियर आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता पर भी निर्भर करते हैं और पर्यावरण पर भी, कि आपके आसपास कैसा माहौल है उससे भी बच्चे सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल गलत है। आसपास का माहौल और कितनी उसकी लर्निंग कैपेसिटी है वो बनती जाती है, जो आप उसको पहले 2 साल में उसको सिखाते हैं, उससे उसकी मानसिक विकास होता है। अच्छी और देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा विकार है तो वो हर एक विकार अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से दूर नहीं किया जा सकता। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बिल्कुल गलत है। सिर्फ पर्यावरण नहीं, बाकी और भी चीजें, और भी फैक्टर्स हैं जो निभाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? यहाँ पे एक और बात बता दूं कि ये जितनी भी थ्योरी है, वैगोत्स्की की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी है, कोल्सबर्ग की थ्योरी है, तो ये सभी थ्योरीज आपको याद रखनी है। अगर ये थ्योरीज भी आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन हर बार आपको उससे देखने को मिलते हैं, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बैक टू क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजे थ्योरी?
विकास गुणात्मक चरणों में होता है, क्या ये कहा जा सकता है? बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पियाजे की थ्योरी से ये नहीं कहा जा सकता, बाकी कहा जा सकते हैं। विकास गुणात्मक चरणों से होता है, बिल्कुल करेक्ट है। डेवलपमेंट ऑकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेज। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। लर्निंग टेक्स प्लस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, ये नहीं कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया है। ये जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल करेक्ट। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मैडम क्या आंसर बता रही है। ये ऑफिशियल आंसर की जो थी उसके अकॉर्डिंग ही सारे के सारे आंसर हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ए ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, बी प्रतीकात्मक विचार का विकास, सी अहमन्यता और फोर्थ है अनुकरणीयता। कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द प्री-ऑपरेशनल थॉट? तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबलिक थॉट, प्रतीकात्मक विचार का विकास। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। ए अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बी यह उन इंद्रियों को उत्तेजित करता है, सी यह समय बिताने का सुखद तरीका है, या डी वे एक नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं, उन्हें कब प्रयोग में लिया जाए। तो क्वेश्चन क्या था? डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो खेल ना सिर्फ एक कौशल सिखाते हैं, इंद्रियों को भी उचित करते हैं, शरीर को भी निपुण बनाते हैं, तो समय बिताने का सुख तरीका है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा बाकी सभी महत्वपूर्ण भूमिका खेल निभाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? गंभीर रूप से बच्चा कब सोचेगा? आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में साथ-साथ कमेंट करते हुए चल सकते हैं और लास्ट में देख सकते हैं आपने कितने आंसर सही किए। वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने टोटल जो एग्जाम अटेम्प्ट किया कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। ए क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? क्या इससे बच्चा गंभीर सोचेगा या सही जवाब क्या है? थर्ड है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? डी विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? कौन सा ऑप्शन होगा? क्या आप सही उत्तर जानते हैं? हाँ ना बोलना है, कुछ भी नहीं है। सही जवाब क्या है? अगर पता है तो वही बोलना है। क्या आप इस स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? स्थिति के बारे में सोचना थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना है, लेकिन गंभीर कब सोचेगा कि विभिन्न तरीकों से इसे कैसे हल कर सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है उसे आता हो, अब विभिन्न तरीकों से इसको हल करना है तो यहाँ पे वो ज्यादा सोचेगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड मार्क कर लेते हैं इसको। यस, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन? ए करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, बी थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई प्रशिक्षण और रैंकिंग, सी व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, डी परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग, करके सीखेंगे, परियोजना विधि करेंगे और सहयोग से सीखेंगे। अच्छा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का यही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ? ए स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, बी स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं, सी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे, और फोर्थ है जीवन सच्चा शिक्षक है। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है यहाँ पे करेक्ट होगा? तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ये थर्ड कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो स्कूल में शिक्षा सामाजिक भी होती है और प्राकृतिक दुनिया को भी प्रतिबिंब करती है। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट सोशल और नेचुरल दोनों ही। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
कोल्सबर्ग के सिद्धांत, देखो मैंने ऊपर बोला था थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे, तो 8वां क्वेश्चन पे हम पहुंचे हैं, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास। ऊपर पियाजे की थ्योरी से था, अब कोल्सबर्ग की थ्योरी से है। तो कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन ए, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। बी, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। सी, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। फोर्थ है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट लगता है? कोल्सबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ए, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। बी, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। सी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। या फिर फोर्थ, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? तो निकटवर्ती विकास यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, एक ऐसा संदर्भ जिसमें बच्चों के सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ए कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन almost perform a task on their own with the right level of support. Next question. एक उभयलिंगी व्यक्तित्व एन एंड्रोगाइनस पर्सनालिटी कौन सी होती है? ए, स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करते हैं। बी, के में आमतौर पर जमाने वाले मर्दानों और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। सी, में दृढ़ और अहंकार होने की आदत होती है। या डी, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर मर्दाना और स्त्री दोनों ही गुणों का समायोजन होता है। तो एक एंड्रोगाइनोस क्या होता है? हैज ए बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स, दोनों ही ट्रेट्स जिसमें होते हैं उसको हम बोलते हैं एंड्रोगाइनस पर्सनालिटी, उभयलिंगी व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ट्यूशन। ट्यूशन का छोड़कर बच्चे हर जगह लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मीडिया से भी, सोशलाइजेशन से भी और संस्कृति से भी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। बी, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। सी, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। डी, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, वन ऑफ द critics of standardized test has been that they represent largely the mainstream culture and are therefore biased. वे मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। तो 12वें का आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट सेज, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? ए, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बी, बुद्धि कई प्रकार की होती है। सी, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। डी, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो यहाँ पर करेक्ट है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यही कहता है। तो 13 का ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने के लिए मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए सीखना, ये इस तरीके से आएगा। तो का उपयोग कर सकते हैं। ए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बी, बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में।
सी आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने में और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, या डी बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि सतर को जानने में यूज करते हैं। नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन? ए, इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सी, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। डी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर फोर्थ, यह बच्चे को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है? ए, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक आंतरक्रिया। बी, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। सी, सफल माता पिता। या डी, एक अनुशासित दिनचर्या। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक आंतरक्रिया। 16 का फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है और वे ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके, या फिर बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जहां पर वो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ए, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। बी, उन्हें अतिरिक्त समय पर दिए जाने पर। सी, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। डी, उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। कब सृजनात्मक होगा? द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? नहीं है बताना, ठीक है। जब भी ये नहीं है पूछा जाए तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करें ताकि उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट ए सुइटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न? ए, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। बी, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। सी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश। डी, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिसलेक्सिस है, क्रिएटिव है यानी कि सृजनात्मक है, या फिर प्रत्यास्थी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों की समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता? ए, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। बी, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। सी, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। या डी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट है, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना नहीं है पूछा गया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग अब आपको हो सकता है हिंदी में समझना है, तो आप इंग्लिश में भी हमेशा क्वेश्चन को पढ़ ले जब भी आपको कोई डाउट हो। तो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? इमोशन कौन सा है?
स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। कौन सा है इमोशन? इमोशन आपका डर। डर जब आपको लगता है कि आपका इमोशन है। स्मृति तो मेमोरी है, मेमोरी इमोशन नहीं हो सकती। अटेंशन भी मेमोरी नहीं है, और टाइमलेस उत्तेजना होना भी एक इमोशन नहीं है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चों को दुनिया की बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बी, बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। सी, बच्चों ने गाय को कभी नहीं देखा है। या डी, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो बच्चे का जवाब कैसे आधारित है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन प्रदान करता है? ए, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। बी, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। सी, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। डी, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? फोर्थ ऑप्शन, आराम के लिए जगह बनाना और जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समर्थ शिक्षा को, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समर्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ए, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। बी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखे हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। या फिर सी, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। या डी, पाठ्यक्रम सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां के कोने हो, विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स हो, जिसमें कि बाल साहित्य खुली सेल्फ में रखे हो जो दिन के समय किसी भी समय पर प्राप्त हो सके। कक्षा समर्थ की शिक्षा को प्रेरित करती है। तो अब आपको ये लग सकता है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी हो सकता था। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप पेपर 1 कर रहे हैं। पेपर 1 की पेडागोजी को जब भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो, हमेशा उस पेडागोजी को उस तरीके के सोचें कि आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम पूरा व्यवस्थित करके रखेंगे तो छोटे बच्चे कैसे समझेंगे, और इकट्ठा अगर हम इसको बंद करके रखेंगे तो उनको चोट-वोट लग सकती है, जाएंगे अलमारी खोलेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। उस हिसाब से आपको सोच के आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बी, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। सी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। डी, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन ए इज यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैड से प्राप्त की है। ए, मानवतावाद। बी, व्यवहारवाद। सी, रचनावाद। डी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा? कंस्ट्रक्टिव विजम, रचनावाद। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरीके से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? बच्चों को प्रेरित तभी समझा जा सकता है वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। बी, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्यवस्था रखनी चाहिए, व्याख्या रखनी चाहिए। सी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। डी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के बारे में बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल टू इम्प्रूव
चिल्ड्रंस लर्निंग। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो करेक्ट है वो है आपका डी। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल टाइम सिचुएशन। जब बच्चे रियल टाइम सिचुएशन पे बात करेंगे तो ही सही होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन 30, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरीके की मदद करता है? ए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। बी, चुप्पी साधे रहने के लिए। सी, शिक्षकों को निर्देश देने में। या डी, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन एक यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही हमारा सीडीपी का पोर्शन खत्म होता है। और मैं आपको याद दिला दूं कि जो हम पेपर कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज में हमारा 2018 का जो सीटेट एग्जाम आया था उसका आई सेट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलें और वीडियो के लास्ट में जरूर बताएं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज को हम जारी रखेंगे जिसमें हम सी टेट, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी सभी एग्जाम्स को साथ में यहाँ पर लेकर आएंगे। तो चलिए आज का सीडीपी का पोर्शन खत्म होता है।